मेरा चैनल नीट 2025 और यह है मेरा पहला वीडियो। और हम पढ़ने वाले आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उसे ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। और वो इन सिंपल मॉलिक्यूल्स से एनर्जी बनाते हैं ताकि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। ठीक है। और इसी प्रोसेस में वो एक हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमें पता है कि एक हार्मफुल गैस है, वो भी रिलीज़ करते हैं। और ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब O2 यूटिलाइज करते हैं, उस O2 को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एंड उससे एनर्जी पाकर अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स को O2 कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब O2 कंटिन्यूसली उस सेल को प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली CO2 प्रोड्यूस करता रहता है उस O2 की मदद से, और CO2 को रिलीज़ आउट करता रहता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन O2 एंड CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द सेल, तो इसी को हम ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का, तो ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, देयर लिविंग। ठीक है। देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग होता है। ठीक है। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा ही होगा। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंटरेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा, तो इसमें जो है O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ठीक है। थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म्स एक मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करते हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स में काफ़ी सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, ट्रकियल ट्यूब्स, जिससे वो एटमॉस्फेरिक एयर पूरे बॉडी में पास करते हैं। जो एक्वेटिक अर्थ्रोपॉड्स होते हैं, मॉल्यूस्कास होते हैं, उनमें एक स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं गिल्स। ठीक है। वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है एक कोई टिश्यू या कोई स्ट्रक्चर जो ब्लड वेसल से बना हो। ठीक है। तो एक्वेटिक अर्थ्रोपॉड्स या मॉल्यूस्कास जो है ये गिल्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। और सिमिलरली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं मेनली, तो ये एक वैस्कुलराइज्ड बैग मतलब लंग्स यूज़ करते हैं। लंग्स एक कुछ नहीं है, लंग्स मतलब एक वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मोस्टली यूज़ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है। तो अब वर्टिब्रेट्स में फिशेस जो होते हैं वो गिल्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये लंग्स यूज़ करते हैं। हम भी मैमल्स हैं, हम लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। बट एम्फीबियंस में एक जो एक्सेप्शन है वो है फ्रॉग्स। ठीक है। तो फ्रॉग्स जो है ये भी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, फ्रॉग्स में लंग्स नहीं होते। नाउ वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है। हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ऊपर जाके एक है ना, ऊपर जाके ये बनते हैं नेज़ल पैसेज थ्रू डैट नेज़ल चेम्बर। फिर ये जो नेज़ल चेम्बर है ये आगे जाके फैरिंग्स में खुलता है। ठीक है। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ठीक है। और फिर ये फैरिंग्स जाके ट्रकिया में ओपन होता है थ्रू लैरिंग्स रीजन। अब लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हमें साउंड प्रोडक्शन के लिए मदद करता है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब स्वेलोइंग के टाइम, निगलते टाइम, जो ग्लॉटिस है, ठीक है, वो कवर होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस से, ताकि जो फूड है वो लैरिंग्स में ना चला जाए। ठीक है। अब ट्रकिया जो है, ट्रकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। मैंने बोला ना कि फैरिंग्स ट्रकिया में ओपन होता है थ्रू लैरिंग्स। तो ट्रकिया कुछ नहीं, ट्रकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ट्रकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है।
और होता क्या है ना कि जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है, मतलब तुम्हारा जो पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जो है उससे वो दो हिस्सों में बट जाता है। ट्रकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लाइनिंग तक वो दो हिस्सों में बट जाता है, विच इज़ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, तो फिर ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई आगे जाके इनके भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन स्मॉल
तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये जो प्रोसेस है, तो हम ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ब्रीदिंग में दो मेन स्टेप्स होती है, दैट इज़ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। बेसिकली इंस्पिरेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है जो एल्वियोलार एयर है उसको बाहर छोड़ना, मतलब सांस बाहर छोड़ना। इसको हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, लंग्स और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। हम इंस्पिरेशन तब करते हैं जब लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन से कम होता है। मतलब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर जब फॉर्म होता है तब हम इंस्पिरेशन करते हैं। उसी के साथ साथ जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम एयर इंस्पायर करते हैं, हम जब सांस अंदर लेते हैं, तब हमारी जो डायफ्राम है, जैसे कि मैंने बोला था, लंग्स के नीचे एक डोम शेप डायफ्राम होता है। तो वो जो डायफ्राम होता है इंस्पिरेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर इंक्रीजेस। थोरैसिक चेम्बर मतलब है ना, जो चेस्ट जो है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारी लाइक चेस्ट की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंस्पिरेशन के वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से रिब्स और स्टर्नम भी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स एंड सो द पल्मोनरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द थोरैसिक वॉल्यूम। एज द थोरैसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम विल इंक्रीज टू। क्योंकि थोरैक्स के अंदर लंग्स होता है, थोरैसिक वॉल्यूम मतलब चेस्ट का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जैसे थोरैसिक वॉल्यूम जब बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाता है इंस्पिरेशन के दौरान। अब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो घट जाता है इन कंपैरिजन विद एटमॉस्फेयर इन द लंग्स, और जिसकी वजह से बाहर की जो एयर है वो हमारे अंदर घुसना शुरू हो जाती है। इसी को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमें की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी वॉल्यूम और थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, रिब्स और मसल्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं, वेर एज डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये है हमारा इंस्पिरेशन। अब इसका कंप्लीट एग्जैक्ट अपोजिट होता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन का मतलब होता है हवा बाहर छोड़ना, मतलब एल्वियोलार एयर बाहर छोड़ना, इसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। एक्सपिरेशन के दौरान जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो लंग्स के अंदर ज़्यादा होता है विद कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। एक्सपिरेशन के दौरान जो डोम शेप डायफ्राम होता है, जो इंस्पिरेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, वो अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स और स्टर्नम भी रिलैक्स हो जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो थोरैसिक वॉल्यूम है, जो चेस्ट का वॉल्यूम है, जो इंस्पिरेशन के दौरान बढ़ा हुआ था, वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि हम हमारी अंदर की हवा बाहर छोड़ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है, ठीक है। और पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने की वजह से ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है लंग्स के अंदर का वो बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर। इसी को हम बोलेंगे एक्सपिरेशन। तो हमें की पॉइंट्स क्या याद रखनी एक्सपिरेशन की, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, थोरैसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाता है, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एडिशनली बढ़ाने के लिए हमारे एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स होते हैं, जिनकी वजह से हम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की। एक एवरेज ह्यूमन जो है, एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है। और हमारी जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो एयर की वॉल्यूम है वो एक डिवाइस जिसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं, इससे हम एस्टिमेट करते हैं, और ये क्लिनिकल असेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो यही था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते हैं, विच इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो जो वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जब हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब
जितनी अमाउंट की मतलब जितना वॉल्यूम की एयर हम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वो होती है अप्रोक्स 500 ml। और एक हेल्दी इंसान जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है पर मिनट। ठीक है, मतलब एक बार अगर तुम सांस अंदर लो और बाहर लो तो उसका वॉल्यूम होता है 500 ml, बट अगर पूरे 1 मिनट का काउंट वो देखा जाए तो इट्स बिटवीन 6000 to 8000 ml। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब होता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जब हम थोड़ी सी एयर और फोर्सिबली इंस्पायर करते हैं और अपने अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो होती है एवरेजली 2500 ml के बीच में से तो 3000 ml, मतलब 2500 ml to 3000 ml के बीच में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये सारी वैल्यू जो है ये हमें याद रखनी है। सेम लॉजिक है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जब कोई इंसान फोर्सिबल एक्सपिरेशन करता है और ज़बरदस्ती फोर्सिबली एक्सपायर करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो होती है एवरेजली 1000 to 1100 ml के बीच में। नेक्स्ट आती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि चाहे तुम कितना भी फोर्सिबल एक्सपायर क्यों ना कर लो, जो जितनी अमाउंट की एयर तुम्हारे लंग्स के अंदर रहती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब एक याद रख लो, तुम भले कितना भी एक्सपायर कर लो, तुम्हारे लंग्स के अंदर ना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर रहती है जो कि कभी बाहर नहीं निकाली जा सकती, वो तुम्हारे अंदर रहती ही है। तो उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और वो होती है लगभग 1100 to 1200 ml के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये तुम्हें बस इतना याद रखना है कि उसका फॉर्मूला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ढूंढने का टीवी प्लस IRV। यहाँ पे मैंने उसके वैल्यूज़ भी लिख दिए, तुम चाहे तो वैल्यूज़ भी याद रख सकते हो। बेसिकली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आदमी कितना इंस्पायर कर सकता है, उस वॉल्यूम को हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। सेम विद द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक आदमी कितना एक्सपायर कर सकता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। उसका भी फॉर्मूला सेम है, टीवी प्लस ERV। ठीक है, और मैंने वैल्यूज साइड में लिख दिए तो आप अगर चाहे तो ये वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका यही है कि कितना मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स के अंदर रहने वाला है। इसका फॉर्मूला है ERV प्लस RV। नेक्स्ट आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। अब तुम्हें बस उसका फॉर्मूला याद रखना है जो कि है ERV प्लस TV प्लस IRV। ये होता है वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट में आता है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल तुम्हारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम। तो फिर इसका फॉर्मूला आता है RV ERV TV प्लस IRV। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारा सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो इसका प्राइमरी साइट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है एल्वियोलाई। बट उसके साथ साथ ही ब्लड और टिश्यू के बीच में भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता रहता है। तो और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है O2 और CO2 का, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और ये जो मतलब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैटर करते हैं। अब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैस में उस इंडिविजुअल गैस का क्या प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम PO2 से रिप्रेजेंट करेंगे और CO2 के पार्शियल प्रेशर को हम PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो
जैसे कि हम नीचे वाले ये टेबल में भी देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर रिस्पेक्टिव गैसेस का कहाँ पे कितना होता है। लाइक O2 का एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर होता है 159, वेरस CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3। एल्वियोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 104, CO2 का होता है 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40, CO2 का होता है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है O2 का पार्शियल प्रेशर 95 और CO2 का 40। टिश्यूज़ का होता है O2 का पार्शियल प्रेशर 40, CO2 का 45। तो ये वैल्यूज़ जो है ये हमें याद रखनी है, हमें आगे भी काम आने वाली है। ओके जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे अल्वियोलाई में हमने देखा था कि O2 का पार्शियल प्रेशर 104, PCO2 का 40 mmHg। तो फिर इंस्पायर्ड एयर जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो पल्मोनरी वेन के जो जैसे रेड कलर में हम देख सकते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये अंदर जाता है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो फिर ये ऑक्सीजन को कैरी करता है पल्मोनरी वेन से सिस्टमैटिक आर्टरीज की तरफ, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि PO2 95 mmHg, PCO2 40 mmHg। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके फिर टिश्यूज़ में जाता है, फिर O2 सेल्स में यूटिलाइज हो जाता है और फिर सेल्स CO2 प्रोड्यूस करती है। फिर CO2 जब रिलीज़ होता है तब सिस्टम तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, क्योंकि दिस इज CO2 कैरिंग ब्लड। देन PO2 फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें पता है कि PO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg, PCO2 का 45 mmHg। फिर ये ब्लू कलर में हमें है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है। फिर सिस्टमैटिक वेंस के थ्रू आगे पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद ये वापस एल्वियोलाई में जाते हैं, फिर उसके बाद ये रिलीज़ होता है, इसको हम एक्सपीरेशन बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है O2 से। तो फिर अमाउंट ऑफ CO2 जो कि डिफ्यूज़ हो सकता है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है O2 से, क्योंकि ये 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन विथ O2। हमें एक मेन चीज़ याद रखनी है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो 3 मेजर लेयर से फॉर्म हुई है, विच इज़ थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज और बेसमेंट सब्सटेंस। अब भले ये 3 लेयर है, लेकिन इसकी जो टोटल थिकनेस है ये 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस होते हैं O2 के डिफ्यूजन को फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू और CO2 का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड एक मीडियम है जिससे O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो 97% ऑफ O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय RBC इन द ब्लड। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो फिर ये 97% RBC के ट्रांसपोर्ट करता है, और जो बाकी के 3% है तो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में हमें मिलता है। और CO2 का जो 20 से 25% है वो रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेरस 70% इज़ कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और 7% ऑफ CO2 इज़ कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। यह हमें याद रखना है। 97% O2 RBC से ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी 3% डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। 20 से 25% ऑफ CO2 RBC से ट्रांसपोर्ट होता है, 70% कैरिड एज बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ये हमें याद रखना है, ये परसेंटेज कहाँ से क्या कैसे कैरी होता है ये हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक रेड कलर्ड आयन है जिसमें पिगमेंट होता है जो कि RBC को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और O2 जो है ये इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन लगभग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से बाइंड करता है। अब ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है विद ऑक्सीजन ये बेसिकली O2 के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड होती है। हालांकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो मैटर करता ही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, बट उसके साथ साथ CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ये भी कुछ फैक्टर है जो कि इस बाइंडिंग को इंटरफेयर कर सकते हैं। आप NCERT में वो कर्व देख ही सकते हैं, उसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2।
इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल होती है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब एल्वियोलाई में हमें पता है, एल्वियोलाई में जब हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कम टेम्परेचर होता है। तो ये सारी जो कंडीशन है ये फेवरेबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, बट उसका उल्टा टिश्यूज़ में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, PCO2 ज़्यादा होता है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, हायर टेम्परेचर भी होता है। तो ये सारी जो कंडीशन है ये फेवरेबल है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए। इसका मतलब हमें ये याद रखना है, एल्वियोलाई में हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन, लो टेम्परेचर, ये फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। वेर एज लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, ये सारी फेवरेबल कंडीशन होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए, मतलब टूटने के लिए, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अलग होने के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है। और ये होता है टिश्यू में, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में, डिसोसिएट कहाँ होता है, टिश्यू में। तो हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 5 ml ऑफ O2 टिश्यू के तरफ डिलीवर करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि मैंने बोला था कि CO2 जो है, तो 20 to 25% जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय RBCs। तो यहाँ पे भी वही मेंशन है कि CO2 इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो RBC के अंदर प्रेजेंट ही होता है। तो CO2 इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब कार्बन प्लस हीमोग्लोबिन, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, अबाउट 20 to 25%। तो इसमें भी सेम यही है, ये जो बाइंडिंग है वो CO2 के पार्शियल प्रेशर से, O2 के पार्शियल प्रेशर से, है ना, टेम्परेचर वगैरह इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। जब टिश्यू लेवल पे तुम्हें पता है PCO2 हाई होता है, PO2 लो होता है, तो ये बाइंडिंग ज़्यादा इजीली होती है, फेवरेबल कंडीशन है बाइंडिंग के लिए। वेर एज जहाँ पे अल्वियोलाई में जब PCO2 कम होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है पार्शियल प्रेशर, तो फिर यहाँ पे